revision of chemical equilibrium. I will not teach you from textbook, I will teach you from my mind, so that what I understand you can also understand, just like a story. एक कहानी की तरह समझते हैं इसको, ठीक है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस. ओके, इट इज नॉट इक्वल बट इक्वलेंट टू बैलेंस. In Hindi we can say it as santulan. Now say to understand equilibrium, let us try to take this example. When we go to a shop, the shopkeeper uses a physical balance to weigh goods. There is a physical balance. So if here the weight is W1 and here also it is W1, then it will be at 0. So we will say that both the sides weight are equal. But in one side, if weight is more, one more W1 is there, then what will happen? This beam will become like this. It will become tilted from this point. It will get tilted and this will come down. So this is called as physical equilibrium. It is a very nice example of physical equilibrium. जहाँ पे भी ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे कि एक लेफ्ट हैंड साइड प्रोसेस और एक राइट हैंड साइड प्रोसेस, दोनों रिवर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक ये एग्जांपल हुआ. अगर यहाँ पे अगर हम फिर W1 प्लस W1 कर देंगे तो ये फिर सीधा हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम फिर W1 प्लस W1 फिर W1 कर देंगे तो अब ये टिल्टेड ऐसे हो जाएगा. तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोसेस होता है. ठीक है, बैकवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस. कुछ और फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मान लो कि एक टम्बलर है और इस टम्बलर में वाटर भरा हुआ है. अब अगर हम इसको हीट करें by some source, इसको अगर हम हीट करें तो as it will be warmed, its rate of evaporation will increase.
rate of evaporation will increase. But the question is, at what temperature water evaporates? वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे इवेपोरेट करता है? ठीक है, सोचो जरा। इसमें कॉमन आंसर सभी को क्या देंगे पता है? बहुत कोई देंगे। किसी से भी पूछ लो कि वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे इवेपोरेट करता है, लोग कहेंगे 100 डिग्री। ऐसा नहीं है। अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर को हम टेबल पर रख देंगे तो वो विदाउट 100 डिग्री भी इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है एनी टेम्परेचर। एनी टेम्परेचर above 0 केल्विन। जीरो केल्विन क्या होता है? इस टेम्परेचर पे सभी मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाते हैं। So then what is 100 degree C? At 100 degree C water boils. At what temperature water boils? Then the answer will be at what temperature water boils. Then we will say 100 degree C. So boiling is different from evaporation. Okay. What is difference then? What is the difference between boiling and evaporation? जब हम इसको वार्म करेंगे तो इसका रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। फिर थोड़ा सा वार्म करेंगे और ऐसे वार्म करते 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 इसको जब हम 100 डिग्री सी तक गर्म कर देंगे तब इसमें ये मैक्सिमम एवापोरेशन होगा। इट विल हैव मैक्सिमम रेट ऑफ एवापोरेशन। It will now have maximum rate of evaporation. But at this point, maximum evaporation will be taking place at 100 degrees C. This point is called as boiling. At this temperature, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर है इसके ऊपर। It is called as atmospheric pressure. Or these are vapor pressure. So at boiling point, atmospheric pressure becomes equal to vapor pressure. Okay, AP becomes equal to VP. Atmospheric pressure becomes equal to vapor pressure. Also, due to this equilibrium, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था। उसी प्रकार से हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे जाते हैं। An example,
ऑफ, अच्छा चलो एक और लेते हैं, अनदर फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये एक ग्लास है, टबलर टबलर, और इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। अब इस वाटर में हम डालेंगे शुगर। यहाँ पे बहुत सारे शुगर हैं। दीज ऑल आर शुगर। अब इस शुगर को हम इसके अंदर डालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये 100 ml का वाटर है। और फर्स्ट टाइम हमने 10 ग्राम शुगर डाला, तो शुगर क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। फिर सेकेंड, इसी 100 ml वाटर में अनदर 10 ग्राम डाला, तो ये बना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हमने 5 ग्राम और डाला, 5 ग्राम शुगर और डाला, तो ये 5 ग्राम शुगर जो है यहाँ पे पार्टिकल्स दिखने लगेंगे, डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, शुगर प्लस वाटर, और ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है। तो शुगर कितना डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन में, ये डिपेंड करता है इसके सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी, यहां से हमें सॉल्युबिलिटी क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिख रहा है क्या, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 20 ग्राम पर 100 ml से। और जैसे ही हम इसमें 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा डालेंगे, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स शो होने लगे, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम ही है, 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। अगर इस शुगर के बदले हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट लेते तो क्या होता, तब यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते। ठीक है, अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और थोड़ा सा चेंज करते हैं इस सिचुएशन को। इस शुगर के बदले अब हम सॉल्ट लेते हैं, इस शुगर के बदले हम यहाँ पे कॉमन सॉल्ट लेते हैं, कॉमन सॉल्ट लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन सॉल्ट लेंगे। NaCl, NaCl, जैसे ही हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस, एक्वस। तो सॉल्यूशन में जो इसका प्रोडक्ट होगा ना, आयंस के जो प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस इज कॉल्ड एज इट्स आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, इजी है, इतना याद रहेगा।
अभी आयनिक प्रोडक्ट किसका हो सकता है? आयनिक प्रोडक्ट हो सकता है अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, ठीक है। सो इट कैन बी फॉर एनी कंसेंट्रेशन। लेकिन यही अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें कि और हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी है उतना डिसॉल्व हो चुका है, अगर ये हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसी टर्म को हम कहेंगे KSP। तो KIP समझ में आ गया? KIP मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन at any concentration, but KSP is for saturated solution। अब कंडीशन लिखते हैं यहां पे, अगर KIP ज्यादा हो KSP से तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। अगर ये टर्म समझ में आ गया है तो रेज हैंड करके बताओ। इफ दिस मच इज अंडरस्टूड देन रेज योर हैंड एंड टेल मी। वन रेज हैंड आया, दो रेज हैंड आया, तीन, चार, ठीक है। ions concentrations product, ions concentrations product is ionic product is equal to KIP। अब ये KIP इसमें हम 10 ग्राम डालेंगे तो भी KIP निकल सकता है, 20 ग्राम डालेंगे तो भी KIP निकल सकता है, और 100 ग्राम डाल दे तो भी KIP निकलेगा। लेकिन उसमें क्या होगा? KIP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमें ये कह दे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl कितना होता है वाटर में, एक बार जीके टेस्ट कर लेते हैं अपना। solubility of NaCl 360 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है, 360 ग्राम पर लीटर। तो ये एक फैक्ट है कि 1000 ml में 360 ग्राम NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, चाशनी की तरह, और थोड़ा डेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कितना लिया था यहाँ पे? 100 ml लिया था, तो हम लिख सकते हैं 36 ग्राम पर 100 ml। तो अगर हम 36 ग्राम पर 100 ml लेंगे तो इसकी जो मोलैरिटी आएगी, Na प्लस की जो मोलैरिटी आएगी और Cl माइनस की जो मोलैरिटी आएगी, ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो KSP आएगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स solubility into solubility will be equal to KSP, or we can write solubility square is equal to KSP, or we can write solubility अगर निकालना हो
तो रूट ओवर के एस पी. Why not KIP? Because KIP is a variable value. It can be for under saturated solution. It can be for saturated solution. It can be for over saturated solution also. लेकिन ये जो स्क्वायर हमने दिया है यहाँ पे, ये NaCl के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 1 है. अगर हम यहाँ पे MgCl2 लेते तो यहाँ पे क्यूब करते, है ना, क्योंकि MgCl2 में क्या होता, MgCl2 में एक Mg2+ निकलता, एक Cl- निकलता और एक Cl- निकलता. अब इस पर बेस्ड हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखते हैं. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर केएसपी और केआईपी के ऊपर हम एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, ये पेज दिख रहा है सभी को. इसमें हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार. मैं रेडीमेड सॉल्यूशन इसलिए ले रहा हूं ताकि ये बनाने में लिखने में टाइम जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ केएसपी ऑफ टू स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, निकल हाइड्रोक्साइड और एजीसीएल. ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, केएसपी दिया हुआ है. ठीक है, टू द पावर -17. विच सॉल्ट इज मोर सोल्यूबल एंड एक्सप्लेन. ठीक है, तो कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा सोल्यूबल है वो निकालना है हमें. तो यहां पे क्या किया गया है, KSP इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, इट इज गिवन. तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एस स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी स्क्वायर इक्वल टू, वही मेथड लगाया है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी स्क्वायर इज इक्वल टू KSP. तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू रूट ओवर KSP. अब इसका रूट ओवर कर देंगे, रूट ओवर 6 इंटू 10⁻⁻17. तो उसे कैसे निकाल सकते हैं हम, निकालने का क्या तरीका है, comes out to be 7.8 10⁻⁻9. इसको निकालने का तरीका क्या है. ठीक है, यहाँ पे तो देखो ऐसे यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह से करके दे दिया है ना. अभी हमें एग्जाम में इस प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे तो हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसको एक मैथ्स के रूप में ले लेते हैं. ठीक है, एक मैथ्स के रूप में ले लेते हैं इसको. अगर मैथ्स के रूप में हम ले लें तो याद रखेंगे हमें रूट ओवर 6 10⁻⁻17 की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, टास्क है 6 इंटू 10⁻⁻17 की वैल्यू निकालनी है हमें. तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻17. इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 10⁻⁻17 टू द पावर 1/2. अब इस तरफ लिखेंगे log x, तो ये हो जाएगा हाफ log 16 प्लस
-17/2 log 10। ठीक है, ये समझ में आता है, लॉगरिथम समझ में आता है। log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, ये आइडेंटिटी है पहला। और दूसरा log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी, ये आइडेंटिटी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू log 16 है, तो log 16 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? log टेबल देखकर हाफ log, इसको ऐसा कर सकते हैं कि 1.6 10 टू द पावर 1 ले लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1 डाल देंगे हम। तो अब 16 का 1 देखेंगे हम, log 1.6 का वैल्यू देखेंगे log टेबल पे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम -17/2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log 1.6 का वैल्यू कितना होगा, log टेबल पे देखेंगे हम। log 1.6 का वैल्यू होता है 0.2041, 0.2041, और ये 1 था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0241 प्लस -17/2। और इसको कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू 1.0, ये 2041 है, 2041 प्लस -17/2, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1.2041 divided by 2 is equal to 0.6025 प्लस ये कितना हो जाएगा 8.5 -8.5 इक्वल टू this will become -7.8980। ठीक है, अभी एक रूल है जिसमें ये इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसे कहते हैं मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, लॉगरिथम में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक टेक्निक लगाते हैं। क्या है टेक्निक? हम यहाँ पे करेंगे -8 प्लस 8 -7.8980, तो ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये सेपरेट हो गया। इसका डिफरेंट यूज है। ठीक है, तो 8 माइनस 7.8980
80 ये आ रहा है, इसको लिखेंगे हम 8 बार, इसको 0.1020। अब इसका हम देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग 1020 हम लॉग टेबल में फिर देखेंगे। एंटी लॉग 0.102 मैं लॉग टेबल सर्च कर रहा हूँ, है ना। ये आपका टेक्स्ट बुक के पीछे में दिया रहेगा लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल (0.78) इतना का वैल्यू होता है 0.0780, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 10⁻⁻8, ठीक है। तो इसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7
0.80 10 to the पावर, एक डेसिमल लेंगे इधर तो 0.780 10 to the पावर -9 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल लेकर, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज कौन सा डेट हो गया, आज हो गया डेट 8, कल है 9, तो कल हम क्या करेंगे, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज तो टाइम रन आउट हो रहा है, इतना एक बार देख लेना। ठीक है, लॉग टेबल से। दूसरा एक सिंपल तरीका भी है इसको निकालने का, और थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकलेगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, 6 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर